आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भू राजस्व व्यवस्था। जो भी भू राजस्व व्यवस्था अंग्रेजों ने अपनाए थे उनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो इसमें स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महारवाली बंदोबस्त, इन तीनों व्यवस्था के बारे में आज अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। इसके बाद इन्होंने अपनी सत्ता भारत में मजबूत करना प्रारंभ कर लिए। 1757 की प्लासी के युद्ध अंग्रेज जीत जाते हैं। इस युद्ध के जीतने के बाद अंग्रेज कंपनी भारत में अपनी सत्ता मजबूत करने लगते हैं। पहले तो यह व्यापार करने के लिए आए थे, परंतु 1757 की प्लासी के युद्ध जीतने के बाद यह अपनी सत्ता को मजबूत करने लगे। इन्होंने प्लासी के युद्ध के बाद भू राजस्व वसूल करना प्रारंभ कर दिए। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। जो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली था, इन्होंने इसे समाप्त कर दिया और भू राजस्व वसूल करना शुरू कर दिया। तो वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में पंचवर्षीय बंदोबस्त लागू किया। सबसे पहले इन्होंने पंचवर्षीय बंदोबस्त लागू किया, जिसके तहत प्रत्येक क्षेत्र का 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया, परंतु यह व्यवस्था 1777 में समाप्त कर दी गई। यानी कि जो भी अंग्रेज कंपनी के क्षेत्र थे उन सभी जगह पे इन्होंने पंचवर्षीय बंदोबस्त लागू किया, जिसमें भू राजस्व प्रत्येक 5 वर्ष पे वसूलने का प्रावधान किया, परंतु यह व्यवस्था मात्र 5 वर्षों तक ही चला। 1777 ईस्वी में इसे समाप्त कर दी गई। तो इसके बाद इन्होंने 1 वर्षीय बंदोबस्त लागू किया। इस व्यवस्था में प्रति वर्ष भू राजस्व निर्धारित होता था, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया, सही कर ले। 1789 से 90 तक चला। 1 वर्षीय बंदोबस्त यह व्यवस्था 1789 से 1790 ईस्वी तक चला। अंग्रेज कंपनी ने भू राजस्व व्यवस्था करने के लिए 3 प्रकार की रणनीति अपनाई। इन्होंने भू राजस्व वसूल करने के लिए 3 प्रकार की रणनीति बनाई। स्थायी बंदोबस्त 1793 में इसे लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। दूसरा है रैयतवाड़ी बंदोबस्त, 1820 से 1822 के बीच में इसे लागू किया गया था थॉमस मुनरो और कर्नल लीड के सहयोग से। और तीसरा है महारवाड़ी बंदोबस्त, इसे 1822 में हॉर्ट मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया था। तो चलिए इन सभी के बारे में एक एक कर अच्छी तरह से कहानी की तरह पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस है। इनका जनक कौन है? तो इनका जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस है। 1790 में इस व्यवस्था को अस्थायी तौर पर लगाया गया, मगर 1793 में इसे स्थायी कर दिया गया। सबसे पहले इसे 1790 में अस्थायी तौर पे लागू किया गया था, परंतु 1793 में इसे पूरी तरह से स्थायी बना दिया गया। इस व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। इस व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो जमींदारी सिस्टम में ब्रिटिश सरकार एक अपना सहयोगी रखते थे जिसे जमींदार कहा गया, और यह जमींदार किसानों से कर वसूल करते थे, ठीक है ना। तो इस व्यवस्था में जमींदार के ही नियंत्रण में पूरी भूमि होती थी, इसीलिए इसे जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। जो किसान थे इनका खुद का जमीन होते हुए भी उनका अपना अधिकार नहीं होता था। इस व्यवस्था को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस के साथ कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों पर भी लागू किया गया था, ठीक है ना। इस व्यवस्था को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस
और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों पर लागू किया गया था। ब्रिटिश द्वारा भारत के 19% भूमि पर इसे लागू किया गया था, यानी कि भारत के 19% भूमि पर इस व्यवस्था को लागू किया गया था। इस व्यवस्था में 10% का हिस्सा जमींदार रखेगा और 90% का हिस्सा ब्रिटिश को देना होगा, यानी कि जो जमींदार किसान से कर वसूलते थे उनमें से 10% हिस्सा किसान का होगा और 90% हिस्सा ब्रिटिश सरकार का होगा। इस व्यवस्था में जमींदार किसानों का अत्यधिक शोषण करते थे। वह तय की गई कर से ज़्यादा वसूल करते थे। जो जमींदार थे यह किसानों का शोषण करने लगे। जो ब्रिटिश सरकार ने कर तय किए थे यह उनसे ज़्यादा कर वसूल करने लगे, जिस प्रकार किसानों का शोषण होने लगा। तो जमींदार यदि निश्चित तिथि पर ब्रिटिश कंपनी को लगान नहीं देते थे तो उनके ज़मीन को सूर्यास्त कानून के द्वारा छीन लिया जाता था। जमींदार यदि निश्चित समय पर कर को वसूल कर ब्रिटिश सरकार को नहीं देते थे तो वह सूर्यास्त कानून के द्वारा उसे जमींदारी छीन लिया जाता था। तो उसके बाद महत्वपूर्ण है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत शब्द का अर्थ होता है किसान। रैयत का अर्थ होता है किसान। रैयतवाड़ी व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार सीधे फार्मर से टैक्स लिया करते थे। इसके बीच में कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं थे। यह अपना कर सीधे किसान से लिया करते थे, जिससे जो किसानों का शोषण बहुत हद तक कम हो गया। तो इस व्यवस्था में किसानों से सीधे तौर पर कर वसूला जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि के मालिक किसान माने जाते थे। जो किसान थे यही अपना भूमि के मालिक माने जाते थे, परंतु जो जमींदारी सिस्टम था इसमें भूमि का मालिकाना हक जमींदार के पास था। इस व्यवस्था के जनक कर्नल लीड और थॉमस मुनरो है। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है इसके जनक कर्नल लीड और थॉमस मुनरो है। इस व्यवस्था के अंतर्गत मद्रास, मुंबई, असम के क्षेत्र आते हैं। ठीक है ना। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत मद्रास, मुंबई और असम के क्षेत्र आते हैं। यह व्यवस्था पूरे भारत के लगभग 51% भाग पर लागू किए गए थे। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था था यह 51% भाग पर लागू किया गया था। इस व्यवस्था में सरकार ने उपज के मूल्य का 33 से 50% भाग तक कर निर्धारण किया था, यानी कि इस व्यवस्था में 33 से 50% भाग तक कर निर्धारित किए थे, यानी कि उपज का 33 से 50% भाग ब्रिटिश सरकार को देना पड़ेगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को जमींदारों से शोषण से मुक्ति मिली। ठीक है ना। इससे जमींदारों से इन्हें शोषण से मुक्ति मिली। इस व्यवस्था में किसान को भूमि का मालिकाना अधिकार प्राप्त हो गया। ठीक है ना। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया, सही कर ले। किसान को मालिकाना अधिकार प्राप्त हो गया, परंतु इस व्यवस्था में भी कर की दरें काफ़ी अधिक थी, जिस कारण किसानों का शोषण हुआ। इसमें जमींदार तो शोषण नहीं किए, परंतु जो कर का दर था वह काफ़ी अधिक था। वह 33% से 50% तक उसका दर था, इसीलिए इसमें भी किसानों का शोषण हुआ। इस व्यवस्था ने साहूकारों को पैदा किया जो कि किसान को ब्याज देकर उनका शोषण करते थे। जो साहूकार थे या किसानों को ब्याज देते थे और बाद में उनका शोषण क्या करते थे, वह उच्च दर पर ब्याज देते थे और उनका शोषण करते थे। तो इसके बाद है महाल वाली व्यवस्था। महाल का शाब्दिक अर्थ गांव होता है। ठीक है ना। महाल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो महाल का शाब्दिक अर्थ गांव होता है। इस व्यवस्था का जनक हॉट मैकेंजी है। इनका जनक कौन है? तो इनका जनक हॉट मैकेंजी है। इस व्यवस्था के अंतर्गत
कर वसूलने का अधिकार गांव के मुखिया को दे दिया गया। ठीक है ना, यानी कि वह ब्रिटिश सरकार किसी एक किसान से कर नहीं वसूलेंगे, वह गांव के मुखिया से कर वसूलेंगे। यानी कि जो गांव के मुखिया है वह सभी किसानों से कर वसूल कर ब्रिटिश सरकार को देंगे। इस व्यवस्था में भी किसानों को भूमि का स्वामी माना गया। यह व्यवस्था पंजाब, मध्य प्रांत और उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। यह व्यवस्था भारत के 30% भूभाग पर लागू किया गया था। यानी कि पूरे भारत के 30% भाग पर यह व्यवस्था को लागू किया गया था। भूमि कर कुल उपज का 66% तय की गई। यानी कि जितना भी भूमि उपज होगी उनमें से 66% उसे ब्रिटिश सरकार को देना पड़ेगा। यानी कि जो उपज का दर था यह काफ़ी उच्च था। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने कम कर इसे 50% कर दिया। फिर भी उस समय यह कुछ ज़्यादा ही था। ठीक है ना, उपज का डलहौजी ने 50% कर दिया। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान किसी एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे गांव पर लगता था और वह मुखिया उससे कर वसूलते थे और ब्रिटिश सरकार को देते थे। इस व्यवस्था में गांव के मुखिया धीरे धीरे जमींदार जैसी स्थिति में आ गए और किसानों का शोषण करना शुरू कर दिए। जो मुखिया थे वह अब जमींदार जैसे स्थिति में आ जाते हैं, वह किसानों से ज़्यादा कर वसूल करने लगते हैं, जिस कारण किसानों का भी इसमें शोषण होना शुरू हो जाता है। इस व्यवस्था ने भी साहूकार और सूदखोरों को बढ़ावा दिया था। ठीक है ना, तो आज का थ्योरी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, वॉरेन हेस्टिंग ने भू राजस्व कर के लिए 5 वर्षीय बंदोबस्त कब लागू किया? ऑप्शन सी 1772 में। क्वेश्चन नंबर 2, स्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया था? स्थायी बंदोबस्त को ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 3, स्थायी बंदोबस्त में कितना कर जमींदार रखते थे? बताइए, जमींदार जो थे वह कितना % कर खुद रखते थे? ऑप्शन ए 10% वह खुद रखते थे और 90% ब्रिटिश सरकार को देते थे। क्वेश्चन नंबर 4, रैयतवाड़ी बंदोबस्त कब लागू की गई? ऑप्शन सी 1820 में। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, रैयतवाड़ी बंदोबस्त भारत के किस क्षेत्र में लागू किए गए? ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 6, महारवाड़ी बंदोबस्त किसने लागू किया था? महारवाड़ी बंदोबस्त किसने लागू किया था? ऑप्शन डी हॉट मैकेंजी ने। चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। महारवाड़ी व्यवस्था भारत के कितने % भाग पर लागू किए गए थे? ऑप्शन डी 30% भाग पर लागू किए गए थे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आपको यह क्लास